वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम के हमारे जो है विगत वर्षों के प्रश्न चल रहे हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो विश्व में भारत के भूगोल के जितने भी 2003 से 2021 तक पूछे गए प्रीवियस ईयर जो ओल्ड क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें आज हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद पार्ट टू लेकर आएंगे। एग्जाम से पहले आप एक इन वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाएं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के साथ बात करें तो आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन है, उनके हमने 2011 से 2023 तक यानी आगे की अपडेट 24, 25, 26 सभी एग्जाम के हम जो है इसमें क्वेश्चन डालते जाएंगे। इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, जीके, इंडियन हिस्ट्री, सबके सब इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइस इसका 100 रुपए है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस चीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। देखो, इस प्रकार हमने फोल्डर बना चुके हैं। सेकंड ग्रेड के हमने डाल दिए हैं सारे। उसके बाद ईआरओ एग्जाम 2023 हुआ, उसके डाल दिए हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था के डाल दिए हैं यानी सेकंड ग्रेड के। और आरएस 2003 से 2021 तक देखिए, इसमें इतिहास, कला, संस्कृति के डाल दिए हैं। उसके बाद आरएस ज्योग्राफी के डाल दिए हैं। इसके बाद जो है इंडिया वर्ल्ड के ये भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और आपको पता चलता रहेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार का अपना जो है दिमाग लगाता है एग्जाम क्वेश्चनों के अंदर, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखो, डोडा बेटा चोटी स्थित है। आरएस 2021 में पूछा गया था कि डोडा बेटी जो चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी? डोडा बेटा। देखिए यहाँ पे ये रहा दोदा बेटा। ठीक है, ये है नीलगिरी की पहाड़ियां और यहाँ पे है ये दोदा बेटा। ये चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ पे है अनाईमुदी है, इलायची की पहाड़ियां, ये सारी किसकी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट आ जाएगा, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट। यहाँ पे देखिए ये है कलसूबाई चोटी, यहाँ पे है महाबलेश्वर चोटी, ये है यहाँ पे महेंद्रगिरी, पूर्वी भारत की ऊंची चोटी। ठीक है, महादेव की ये धूपगढ़ की चोटी आ गई। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सी आ जाएगी? अमरकटक। कौन सी? अमरकटक चोटी। कौन सी? अमरकटक चोटी विंध्याचल श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाए। सतपुड़ा में पूछा जाए तो ये आ जाएगी धूपगढ़, सतपुड़ा के अंदर। ठीक है, धूपगढ़ पर्वत आ जाएगा। सतपुड़ा के अंदर कौन सा आ जाएगा? धूपगढ़ पर्वत। ठीक है, इसके बाद बात करें अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये कहाँ पे है? ये जो है अन्नामुदी है ना, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। कौन सी? अन्नामलाई की। और कार्डमम की पहाड़ी, ये भी पूछा जाता है। कार्डमम, ये पूछा जाता है बहुत बार। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही स्थित है। ये पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। ठीक है, गल्लीकांडा, सलहेर, सिकराम गट्टा, माधुगुला कांडा। क्योंकि ये आपको पता है कि यहाँ पे जो पूर्वी भारत है, यहाँ पे लगभग मणिपुर, नागालैंड, नेपाल इसी प्रकार की जातियां रहती है। तो उन जातियों के नाम पर ही जो है इनके पर्वतों के नाम है, वहां पे इसी प्रकार के नाम है। तो ये याद रखना है, ये जो है नहीं है। किसका है? पूर्वी घाट का जो है चोटी ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसकी चोटी की ऊंचाई की बात करें, सलहर, ये पश्चिमी घाट की चोटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिमी घाट की चोटी है ये सलहेर, ये याद रखने हैं सभी के सभी। हो सकता है आपको मिलांचना में अगले बार एग्जाम में मिल जाए। 1567 मीटर इसकी ऊंचाई है सलेहर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ, आगे बात करें सह्याद्री, आपने देखा होगा सह्याद्री, नाम सुना होगा। सह्याद्री की प्रमुख पहाड़ियां देखी, की प्रमुख है पहाड़ियां कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे अनाई मुदी, ये है सह्याद्री की प्रमुख ऊंची चोटी है, अनाई मुदी। ठीक है, अनाई मुडी या मुदी इसे कहते हैं। ये है ऊंचाई है इसकी 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर, ये आपको याद रखना है। यहीं पे आपको पता है नीलगिरी पर्वत है, इलायची की पहाड़ियां हैं और डोडा बेटा जो चोटी मैंने पूछा था, पहले प्रश्न आया था डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटे की ऊंचाई है 2637 मीटर। ये भी आपको ऊंचाई याद रखनी है। एक आपसे पूछा जाता है कौन सी? काला बेरी बेटा। कौन सी? काला रिबा, का, कालारी बेटा। क्या है? कालारी बेटा, ये है चोटी। ठीक है, ये कहाँ? ये है 2629 मीटर। कितनी है? 2629
29 मीटर। ये तो आ गई पश्चिमी घाट की सारी। कौन कौन सी आपको याद रखना है, कौन कौन सी होगी? एक तो मैंने बताई थी अनाईमुदी। कौन कौन सी? ये तो आ गई पश्चिमी घाट की अनाईमुदी। पहले में मैंने मैप को बताया था, देख लीजिए, हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, कलसुबाई है, महाबलेश्वर है, नीलगिरी पहाड़ियां जैसे अनाईमुदी है, इलायची की पहाड़ियां, दोदा बेटा। ये तो किस घाट की आ गई? पश्चिमी घाट की। अब हम देखेंगे कि पूर्वी घाट की कौन कौन सी चोटियां हैं इसमें। पूर्वी घाट की चोटियां, एक तो ये हो गया गली कांडा, ठीक है। इस चोटी की हम ऊंचाई की बात करेंगे। इसके बाद हम बात देखते हैं, ये रहा मुदुगुला कांडा, ठीक है। उसके बाद है सिकराम गट्टा। ये सारी क्या होगी? पूर्वी घाट की। उसके बाद मैंने बताई थी महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी की चोटी, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, पूछा जाता है इसका, 1501 मीटर। उसके बाद है जिंदा गाडा, जिंदा गाडा चोटी, जिंदा गाडा चोटी, ये है 1690 मीटर। ये पूर्वी घाट की है सारी की सारी। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अरामा कोंडा, अरामा कोंडा, ये भी चोटी पूर्वी भारत की है। ये सारी याद रखनी है। महेंद्रगिरी है, जिंदा कांडा है, अरामा कोंडा है, गली कांडा है, और सिकराम घट्टा है, माधुगुला कांडा है। ये सारी किसकी है? पर पूर्वी घाट की चोटियां हैं। आरएस 2018 में पूछा गया था, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आरएस 2016 में पूछा गया था। एक साइड में है दर्रा, कौन से दर्रा है और राज्य की स्थिति? सिपकिला दर्रा, जलीलपा दर्रा, भूमडिला, माना और नीति दर्रा। माना और नीति दर्रा तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये कथन सही है। भूमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। आगे बात करें, जलीलपा ये कहाँ पे है? सिक्किम में, ये भी सही है। और सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल में। ये है जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है सिपकिला दर्रा, ये आपको रखना है। जो सतलज नदी निकलती है वो इसी दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रा से, ये आपको रखना है। एक जो जलीलपा दर्रा है, सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुम्बा घाटी से जोड़ता है, ये दर्रा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत में बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब हमें बताना है कि उत्तर में कौन सा है। इस प्रकार ये भारत है और यहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से लेकर फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, इस प्रकार इन जिलों राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, इनसे। देखिए, हम बात करें 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उत्तर में स्थित कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड, तो कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है। ये तो है कर्क रेखा। अब इसने क्या पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा? मणिपुर राज्य हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? भू आकृति वाला प्रदेश है दक्षिण का पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का पठार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये दक्षिण का पठार कहाँ पे है? एक तो दक्कन का पठार पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है, ठीक है, दक्षिण का पठार। एक तो और एक किस नदी के? नर्मदा नदी के। किस पे? नर्मदा नदी के दक्षिण में है। और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ है ये, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, त्रिपुरा नहीं है, दमन व दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है। आगे बात करेंगे, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, इसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ये 7 बहनों का भाग नहीं है। इसके बाद बात करें, इसमें असम भी आता है, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, असम की राजधानी दिसपुर है। इसमें मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस मणिपुर की राजधानी क्या है। इसके बाद अपना रह जाता है मिजोरम। इन दोनों की आपको राजधानी बतानी है, मिजोरम और मणिपुर की राजधानियां क्या है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा रह गया अपना? सिक्किम। ये रह गया अपना मिजोरम आ गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी आ गया है, असम आ गया, मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड रह गया, ठीक है। कौन सा? नागालैंड। तो
ये 7 है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इनमें से म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, आपको पता है इस प्रकार भारत है और यहाँ पे जो है म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक है, आपको बताना है कि म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन 4 राज्यों में से सबसे ज्यादा अधिकतम सीमा लगती है पश्चिम बंगाल। किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। पश्चिम बंगाल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो लगता ही नहीं है 7 बहनों के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है इसके साथ लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है। एग्जाम की दृष्टि से हमारे से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो 520 किलोमीटर। कितनी? 520 किलोमीटर लगती है। वही बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की कितनी लगती है? 215। ठीक है, उसके बाद मिजोरम की लगती है 510 और उसके बाद मणिपुर की लगती है 398। ठीक है, तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश की होगी, उसके बाद मिजोरम की होगी, उसके बाद मणिपुर की, उसके बाद नागालैंड। ये भी आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। ठीक है, भारत देश की अन्य देशों के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ हम बात करेंगे तो देखिए बांग्लादेश की लगती है एक तो। ठीक है, किस देश की? बांग्लादेश की। ठीक है, 7 पड़ोसी देश, 4096। ठीक है, 4096। उसके बाद चीन, चीन की कितनी लगती है? 3488 मीटर। कितनी? 3488 मीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू 1751 मीटर। ठीक है, उसके बाद म्यांमार की राजधानी बर्मा 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान राजधानी थिम्पू 699 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी आप बतानी आप कमेंट बॉक्स में 106। अगला देखिए मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है। मणिपुर का तो इसमें लगभग पर्वतीय है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे 9/10 भाग क्या है? पहाड़ियां हैं। ये आपको याद रखना राज्य की लगभग। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मणिपुर में तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है। तो केम्बुला मजाओ, ये यहाँ पे क्या है? अभ्यारण्य है, जिसे क्या है? तैरता हुआ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। मणिपुर का जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरएस 2003 में पूछा गया था, उस टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2000 के अंदर, कब? 2000 के अंदर क्या हुआ था? झारखंड की स्थापना होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी सबसे प्राचीन जो है पर्वत। इस अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, जिसकी लंबाई ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जो कोरोमंडल के अंदर और क्या आते हैं, एक तो आता है उत्काल का मैदान, ये पूछा जाता है उत्काल का मैदान। एक आंध्र का मैदान, तमिलनाडु का मैदान। अगर आपसे पूछ ले कि मालामार, मालाबार के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? केरल व कर्नाटक। ठीक है, केरल व कर्नाटक, कौन कौन से? केरल व कर्नाटक आ जाते हैं। उत्तरी श्रीकार उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा प्लस में पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं आपको। और कोंकण की बात करेंगे तो 3 आ जाएंगे इसमें, महाराष्ट्र। ठीक है, एक आ जाएगा गोवा, एक आ जाएगा अपना कर्नाटक। ठीक है, तो ये 3 राज्य इसमें आ जाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। उत्तरी सरकार में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। मालाबार के अंदर केरल व ये आ जाएगा कर्नाटक। और उसके बाद बात करेंगे कोरोमंडल में तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तक। अगला है तमिलनाडु में सर्दकालीन कारणों से क्या है? से होती है, वे क्या है? किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है यहाँ पे
वार्षिक वर्षा की बात करें अक्टूबर व दिसंबर में 20% योगदान करती है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो नीचे दी गई कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 2019 में पूछा गया था, नदी है और सहायक नदियां हैं, ठीक है। इनमें हम बात करें तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। कौन है? पेनगंगा। और महानदी की सहायक नदी है कौन सी हो जाएगी? शिवनाथ। कौन सी हो जाएगी? देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, ठीक है। और बात करें महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। उसके बाद दामोदर नदी की है बाराकार नदी, और कावेरी की नदी है भवानी। हम बात करें गोदावरी की प्रमुख नदियों की सहायता की, तो इसमें परवरा नदी, आपसे पूछ ले परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? परवरा, पूर्णा, ठीक है। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। मंजरा, तो ये सारी याद रखनी है, मंजरा, पूर्णा और वर्धा। ये पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सबरी, और बात करें इंद्रावती। इंद्रावती बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये आ गई परवरा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, मनेर, सबरी, इंद्रावती और पेनगंगा। ये तो है गोदावरी की। अब हम देखिए महानदी की सहायक नदियां। महानदी की सहायक की बात करें, एक आपसे पूछ ले पेरी। कौन सी? पेरी, ठीक है। एक है सोंदूर, ये सब एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, सोंदूर। शिवनाथ, ये आएगी शिवनाथ। अरपा, ठीक है, अरपा। उसके बाद जोक, क्या है? जोक और तेल, ये सारी क्या है? महानदी की सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करें दामोदर की। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं कोनार। कौन सी हो जाएगी? एक तो कोनार याद रखनी है आपको, कोनार नदी। एक आ जाएगी बोकारो, जो बोकारो संयंत्र है वो इसी नदी के ऊपर है, याद रखना है आपको। हा हरो, ठीक है, हा हरो नदी इसकी है सहायक नदी। एक है जामुनिया, जामुनिया, ये कॉपी में उतार लेना। आगे है जैसे गारी, और पूछा जाता है गैया, ठीक है, और पूछा जाता है खड़िया, और पूछा जाता है भीरा। ये सारी की सारी चोटियां किसकी है? दामोदर नदी के। अब हम बात करें कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? हिमावती, ठीक है, एनसीईआरटी बुकों में दिए हुए हैं, हिमावती, कंबानी, ठीक है। और बात करें भवानी, ये सारी किसकी है? कावेरी की नदी है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसका आंसर हम देखें तो कथन तो दोनों सही है, ठीक है, सतत वाहिनी भी है और हिमानिया भी है। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या सही है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर क्या है? ये सही व्याख्या इसकी नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें क्यों नहीं करता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां क्या होती है? बारहमासी होती है। जो हिमालय पर्वत से निकलती है वो नदी क्या होती है? बारहमासी होती है, ठीक है। सतत वाहिनी बारहमासी नदियां होती है। ये मौसमी नदियां होती है एक तो हिमालय से निकलने वाली, ठीक है। और हिम नदी इन पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो जैसे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इस प्रकार जो है ये कारण इसका सही नहीं। अगला देखिए, कोपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। देखिए, मैंने पहले आपको सारी बता दी है, उनसे रिलेटेड अगली बता दूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? ये कोपिली सहायक नदी है। कोपिली को याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये नदी तिब्बत से निकलकर, कहाँ से? तिब्बत से निकलकर निकलकर भारत तथा बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। कौन कौन से? भारत तथा बांग्लादेश में क्या बहती है? बांग्लादेश में बहती है। इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये याद रखना। एक तो तिब्बत से निकलती है, भारत व बांग्लादेश में बहती है, उसके बाद सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत में कहाँ से बहती है? भारत में भी मैं आपको बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, असम
होती हुई बांग्लादेश तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में जाती हुई जाती है। अगर हम बात करें इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, अन्य नाम एग्जाम में आपको मिलान चिन्ह में देगा। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो नदी। क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, असल में तो बात करें तो असम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक आ गई कोपिली या जिसे कपिली कहा जाता है। ठीक है। एक हम बात करें धनसिरी, ये इसकी सहायक नदी है धनसिरी। ठीक है, धनसिरी। एक है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। ठीक है, लोहित, बूढ़ी दिहांग लोहित। एक आ जाता है दिबांग। ये सारी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं इसकी, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है। ठीक है। एक इस नदी पर असम के अंदर मांजुली द्वीप बना हुआ है। कौन सा? ये भी याद रखना है कि मांजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की बात करें तो अस्मक। ठीक है, अस्मक है। कौन सा? अस्मक महाजनपद। ये कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। इसी अस्मक की राजधानी थी कोत्तिल। क्या थी? कोत्तिल। ये भी पूछा जाता है, कोत्तिल इसकी राजधानी थी। अब आपसे इसमें इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करें अवंती की, इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन इसकी राजधानी थी, या इसे महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अवंती क्षेत्र था ये मालवा व मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या था? कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है। आधुनिक स्थान जो वत्स है ये इलाहाबाद और प्रयागराज है। ठीक है। कंबोज की राजधानी थी हाटक। क्या थी? हाटक। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी राजधानी, कंबोज की राजधानी थी हाटक नहीं थी, इसकी राजधानी थी पुछ। क्या थी? पूछ। पूछ इसकी राजधानी थी। ठीक है। आधुनिक स्थान की बात करें तो ये राजौरी, हरजाऊ, कश्मीर व हिंदुकुश का स्थान कंबोज का स्थान। ठीक है, तो इसमें मेन जो मुद्दा था मैंने बता दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? आरएस 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि और राज्य दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें पोंडू की बात करें तो पोंडू उड़ीसा के अंदर है। मानसा की बात करें तो ये कहाँ पे है? हिमाचल में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये हिमाचल में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोन्नम की बात करेंगे तो ये है केरल में। ठीक है। और झूम कृषि की जाती है असम के अंदर। झूम कृषि असम के अंदर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दीपा, एक पूछा जाता है कि दीपा कृषि कहाँ की जाती है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। दीपा एमपी याद कर लेना। उसके बाद जारा इरका, दो और है, जारा व इरका, ये की जाती है दक्षिण राज्यों, दक्षिण राज्यों के अंदर। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र प्रकार की खेती कृषि के लिए उपयुक्त कौन सी है? जो विषुवत रेखा है वहां के प्रदेशों में किस प्रकार की खेती कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बागानी कृषि। कौन सी? बागानी कृषि। यह एक प्रकार की किस प्रकार की कृषि है? व्यावसायिक। कौन सी है? व्यावसायिक कृषि है। ठीक है, व्यावसायिक कृषि है बागानी कृषि। ठीक है। और इसकी इसके लिए क्या है? बड़ी मात्रा में जो है श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी प्रमुख फसलें की बात करें हम तो चाय, चाय एक बागानी है। कॉफी है। ठीक है, हम बात करें कॉफी है। उसके बाद बात करें गन्ना है, काजू है। ठीक है, और रबड़ और बेर। ठीक है, ये भी एक है। और कपास, ये सारी की सारी बागानी कृषि के अंदर आ जाती है। देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम से सही अनुक्रम क्या है? आरएस 2013 में पूछा गया। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, ये 2018-19 की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें पूछा गया। आगे आगे मैं बताऊंगा। इसमें देखिए प्रमुख राज्य चावल उत्पादक के 5 राज्य। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल आपको पता है सबसे ज्यादा। उसके बाद ठीक है, इसका आंसर तो ए हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो 5 राज्य है 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार, ये ओल्ड क्वेश्चन है तो इसमें आपको बता देता हूँ।
इसमें एक नंबर पर आएगा अपना पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये आंकड़ा याद कर लेना। ठीक है, 2 नंबर पर आएगा अपना यूपी है। ठीक है, 2 नंबर पर यूपी है। 3 नंबर पर हम बात करेंगे, 3 नंबर पर अपना आ जाएगा पंजाब। ठीक है, ये चाहे लिख लेना आप। उसके बाद 4 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी मैं एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। 5 नंबर पर बात करें तो उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ये आपको क्रम भी याद रखना। पहले ये था 2013 में, इसका आंसर ये माना गया है। लेकिन अब की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये क्या है 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार कुल चावल उत्पादक के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य गरम मसाले के लिए जाना जाता है। कौन सा? केरल राज्य। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मिर्च, अदरक, इलायची, दाल, चीनी, लौंग का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे एक मसालों के लिए वो इन फसलों के लिए प्रमुख पहाड़ी कौन सी? मैंने पहले बताई, कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, ये केरल के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है, किसके हैं? खाने योग्य तेल की। किसके? खाने योग्य तेल की। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य आयात तेल कहाँ कहाँ से होता है। खाद्य तेल का आयात मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। आयात यानी खरीदना, ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? अनाज उत्पादक राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सर्वाधिक अन्न का कटोरा इसे कहते हैं, अनाज उत्पादन करता है। यानी इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है अनाज उत्पादन के अंदर। गेहूं है, जैसे जौ है, गन्ना है, आलू है, इसके अंदर हम बात करें। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये है 2007 में पूछा गया। 2007 के अंदर उस टाइम था 2007 में, तो सबसे ज्यादा था वो वाला गुजरात। अब हम बात करें वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान की लिस्ट हम बताएंगे क्या है आपको, जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन उठ सकता है और आपके एग्जाम के लिए महत्व। जिन विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन देख लिए, मैं कहता हूं कि इंडिया जीके की पूरी जो आपको वर्तमान डिटेल है वो मिलती जाएगी और आपके एग्जाम के लिए कौन रखेगा। दूध की बात करें, अब हो जाएगा यूपी प्रथम स्थान पर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम मूंगफली की। कौन सा? मूंगफली के अंदर गुजरात प्रथम स्थान पर है और राजस्थान क्या है? इसमें दूसरे स्थान पर है। अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था मूंगफली के उत्पादन में। हम बात करें नमक के, नमक में बात करें तो गुजरात। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कपास। कपास के उत्पादन में गुजरात का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ठीक दोबारा से। देखिए, दूध की बात करें तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है भारत के अंदर। कौन से स्थान पर? सेकंड स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा? देखिए, दूध उत्पादन की हम बात करते हैं। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। ठीक है, गुजरात है प्रथम स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में है यूपी सेकंड स्थान पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूध उत्पादन में। अगर आपसे पूछ ले मूंगफली उत्पादन में, ठीक है, मूंगफली में, इसमें मूंगफली में कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें कपास उत्पादन में, गुजरात का 7वां स्थान है और मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आरएस 2013 में पूछा गया था। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग और तकनीकी सहायता, भिलाई लोहा व इस्पात उद्योग जर्मनी के अंदर, राउरकेला लोहा, दुर्गापुरा लोहा व इस्पात उद्योग, पास्को ज्वालामुखी पारादीप। ठीक है, तो इसमें हमें मिलान चिन्ह करना है। देखिए, इसमें हो जाएगा जो भिलाई लोहा इस्पात है, ये है रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, एक का हो जाएगा 3 नंबर, रूस की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट है, वो बनाया गया था जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और दुर्गापुरा जो इस्पात संयंत्र है, ये बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ठीक है, और जो पास्को ज्वालामुखी पारादीप, ये दक्षिण कोरिया इस्पात उद्योग। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, पीछे हम बात करें, भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना 1959 के अंदर की है। 1959 के अंदर। हम बात करें आगे राउरकेला की, 1959 के अंदर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आर्य 2015 में पूछा गया कि तेल शोधन शालाएं और स्थापित पूछी गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तातीपाका, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, दिग्बोई असम, कोयली गुजरात, बीना मध्य प्रदेश। ये किस जो है स्थापित किए गए, किसके द्वारा, ठीक है। बीना की बात करें तो ये किसके द्वारा, बीपीए, ये है बीपीसीएल के द्वारा, ठीक है, बीपीसीएल के द्वारा स्थापित किया गया है। वही बात करें तातीपाका, तो तातीपाका स्थापित किया गया है ओएनजीसी, यानी ओएनजीसी के द्वारा, ठीक है। और डिगबोई असम किसके द्वारा, आईओसीएल, आईओसीएल के द्वारा। और कोयली गुजरात ये ओएनजी के द्वारा। ये गलत है यहाँ, ठीक है, ये गलत है। तो ये किसके द्वारा, इसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए लोहा अयस्क जमाव और राज्य सर्वाधिक कहाँ पे हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मयूरभंज की बात करें तो ये यहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है मयूरभंज अयस्क। ये याद रखने हैं सारे के सारे आपको। अगर आपसे पूछ ले कुद्रेमुख, ये है कर्नाटक के अंदर। और बेलाडीला, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। और बुनाई श्रेणी झारखंड के अंदर। तो ठीक है, ये मिलांचना हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं अन्य कुछ तथ्यों की जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कर्नाटक के अंदर और कौन कौन सी हो जाएगी, कुद्रेमुख हो गई, उसके बाद बाबा बुदान। ये पूछा जाता है कि बाबा बुदान जो है ऐसे कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। एक है केमागुड़ी, कौन सी, केमागुड़ी, ये यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर है मयूरभंज आ गया। एक है बादाम पहाड़ी, ठीक है, बादाम पहाड़ी के अंदर है अयस्क जमाव। एक है सुल्लीपत के अंदर, यहाँ पे सुल्लीपत के अंदर। अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड के अंदर एक है बुनाई श्रेणी। और है छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे है बेलाडीला आ गया। एक है दल्ली, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए इसका आंसर मैंने बता दिया। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, पश्चिमी हिमालय संसाधन की, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसके हो जाएगी वन। क्या हो जाएगा, वन। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, झारखंड के अंदर, भारत में झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यहाँ पे धात्विक व धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है ये छोटा नागपुर पठार। कोयले की खाने हम बात करें, यहाँ पे कुछ कोयले की खाने हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। कोयले की खाने, कोयले की खाने की हम बात करें यहाँ पे तो माइका, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, माइका। एक है बोक्साइट, बोक्साइट हो जाएगी तांबा और चूना पत्थर की, ठीक है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है, कौन सा है, तो देख लीजिए आपको किस प्रकार पता चल रहा है कि किस प्रकार किस ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। उसी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और वहीं से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की खनिज बेल्ट लगभग 29 जिलों सहित 1.92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करती है। और यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, सोना उत्पादन के लिए कर्नाटक के अंदर आपसे हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जाए कि सोना उत्पादक के अंदर, सोना उत्पादक की बात करें तो यहाँ पे कोलार व हट्टी की खाने हैं। कोलार व हट्टी की खाने कहाँ आपसे पूछ ले तो कर्नाटक के अंदर है, कहाँ पे, कोलार व हट्टी की खाने। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे लोहा अयस्क की खाने कौन सी है, लोहा अयस्क की, तो यहाँ पे है बेलारी, ठीक है, बेलारी और होसपेट, कौन सी है, बेलारी व होसपेट यहाँ की प्रमुख लोहा अयस्क खाने। चूना पत्थर में कर्नाटक का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी आपको याद रखना है, चूना पत्थर का, ठीक है। यहाँ पे चूना पत्थर की बात करें जैसे गुलबर्गा हो गया, बागलकोट हो गया, सिमोगा हो गया, ये सारे चूना पत्थर में मिलता है। और कैल्साइट का उत्पादन भारत में केवल कर्नाटक राज्य में होता है, ये भी आपको याद रखना है। कैल्साइट आ जाए तो कर्नाटक करना है आपको, कैल्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट कर्नाटक की किस जिले में, तो चिक्कमगलूर जिला है, वहां पे पाया जाता है।
निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादक स्तर का कौन सा क्रम सही है? 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर आगरा स्थित है। कौन सा है? आगरा। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी NH 44। कौन सा है? NH 44 जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर को क्या जोड़ता है? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है ये। ठीक है, तो ये कौन सा स्थित है इनमें से? आगरा यहाँ पे स्थित है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसी गलियारे के ऊपर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो श्रीनगर। ठीक है, कहाँ से है ये? जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर। इसके बाद उधमपुर, ठीक है, जहाँ पे सैनिकों की छावनियां लगभग। जम्मू, जालंधर, ये NH इस प्रकार जाता है। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर जो MP के अंदर है, झांसी, नरहरसिंहपुर जैसे लिखना दो, नागपुर, हैदराबाद जो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरै और कन्याकुमारी। ये सारे यहाँ से चलती और कन्याकुमारी तक जाता है। ये उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 जिसे कहते हैं, इसमें अपना आगरा आता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 4112 मीटर। इस प्रकार इसको पूछा गया। अगला है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित में से नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इस प्रकार इसको पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्रम भी बताया था। तो इसमें देखिए, पहले कौन सा आएगा? ठीक है, पहले हम बात करें तो कौन सा आएगा? ग्वालियर। ठीक है, पहले कौन सा आएगा? इसमें देखिए, पहले आ जाएगा आगरा, ग्वालियर नहीं आएगा, आगरा। उसके बाद यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आएगा ग्वालियर, डी मैंने क्रम बताया। उसके बाद देखो इसने किस प्रकार क्वेश्चन 2016 में फिर पूछा इसने। देखो, पहले कब पूछा था इसने? 2016 में ये पूछा था इससे। फिर उसके बाद इसने फिर ये 2016 के अंदर ये इसको इसके पर पूछा था NH 44 से। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा नागपुर। ठीक है, उसके बाद था कृष्णागिरी। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? कृष्णागिरी, सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, PDAC यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कौन सा है? RS 2019 में पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? झांसी। अब हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, आपको पता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा। और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ जोड़ता है? उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी। और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? पूर्व से पश्चिम गलियारा ये सिलचर सिलचर पोरबंदर से सिलचर पोरबंदर से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ये सिलचर को क्या है? पोरबंदर से जोड़ता है। ये आपको याद है। तो ये जो कॉरिडोर है ये झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NH 44। ठीक है, ये हो गया NH 44 और उत्तर दक्षिण गलियारे को कवर करता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। हैदराबाद से बेंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हैदराबाद से बेंगलुरु को जोड़ने वाला राज्य राजमार्ग कौन सा है? NH 44, NH 47, NH 27, NH 34। ठीक है, इसमें इसमें आंसर क्या हो जाएगा? NH 44। अभी हम बात कर रहे थे हैदराबाद बेंगलुरु से जोड़ने वाला। इसमें ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई 4100 किलोमीटर। NH 47 की बात करें तो ये गुजरात से नागपुर तक। ठीक है, गुजरात से नागपुर तक जोड़ता है, नागपुर तक। ठीक है, ये 1006 किलोमीटर है। फिर NH 27 ये है पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, पोरबंदर से सिलचर तक ये है 27। NH 34 उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश MP तक 1426 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और सूची मार्ग दी हुई है।
ठीक है। इसमें दिया हुआ है NH3, NH7, NH8 और 24। ठीक है, ये है सारे NH। अब देखिए NH3 की बात करें तो ये आगरा से मुंबई को जोड़ता है, NH3। फिर बात करें NH7 की तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, NH7। 8 की हम बात करेंगे तो ये दिल्ली से मुंबई जोड़ता है। 24 की बात करेंगे तो दिल्ली से लखनऊ। ठीक है, इसके हम आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुमेलित करना है, घाट दिए हुए हैं और मिलाना है इनमें से। गोर घाट, गोरम घाट, पाल घाट, थाल घाट, जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थाल घाट की हम बात करेंगे पहले। थाल घाट ये किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को पुणे से, या हम नासिक लिख सकते हैं, नासिक तक जोड़ता है। ठीक है, एक है भोर घाट। भोर घाट की बात करेंगे तो मुंबई को पुणे से ये जोड़ता है। ठीक है, देखिए हम इसमें असंगति हो सकता है। भोर घाट की बात करें तो भोर घाट है मुं ये हो जाएगा इसका आंसर। इसकी बात करें तो देखिए भोर घाट जोड़ता है मुंबई से पुणे। भोर घाट की हम बात करेंगे तो मुंबई से पुणे जोड़ता है। उसके हम बात करें, गोरम घाट जोड़ता है उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये राजस्थान का आ गया। पाल घाट की हम बात करेंगे, यो जोड़ता है कोयम्बटूर और कोच्चि से। और थाल घाट जोड़ता है नासिक से मुंबई। इसका आंसर की हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम बात करते हैं, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप तो ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ये आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है पारादीप बंदरगाह। अगला देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजर जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NH15 कौन सा हो जाएगा? NH15, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है NH15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। महाद्वीप और स्थला करती है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए हम बात करें तो एकांकागुआ की बात करें तो ये है दक्षिण अमेरिका के अंदर। दक्षिण अमेरिका के अंदर। मेसेटा की बात करेंगे तो ये है यूरोप के अंदर। आगे हम बात करेंगे सेरेगेटी मैदान, ये है अफ्रीका के अंदर। और गिब्सन डेजर्ट है अध्ययन। ठीक है, कहाँ पे है? तो यहाँ पे अध्ययन नहीं है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये गिब्सन डेजर्ट। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर है। तो इसका आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्वत शिखर है और स्थिति व देश दिए हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सीधे किसी भी एग्जाम में छपेंगे। एल्ब्रुस ये कहाँ पे है? ये है रूस के अंदर। किलीमंजारो ये है तंजानिया के अंदर। माउंट कुक ये है न्यूजीलैंड के अंदर। मैंकीले ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसका आगे हम आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। RS 2018 में पर्वत शिखर और महाद्वीप कोस को इसको 2228 मीटर, ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मिंकीले कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के अंदर, 6200 मीटर ऊंचा है। एलब्रूस है यहाँ पे, ये है एलब्रूस। एलब्रूस चोटी है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और किलीमंजारो ये हो जाएगा यूरोप के अंदर। आगे हम इसका आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो कौन से हो जाएंगे? अमेजन वन। कौन से? अमेजन वन के रूप में। ठीक है, अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर का चयन करना है। देखिए उच्चतम शिखर और देश। ठीक है, फिर वही आगे बात करें तो किलीमंजारो ये है तंजानिया के अंदर। माउंट कुक की बात करेंगे तो ये है न्यूजीलैंड के अंदर। अगर हम बात करें माउंट मेगिले की, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और एकांकागुआ है अर्जेंटीना के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। देखिए हम बात करें शहर दिए हुए हैं। देखिए कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। कौन सा हो जाएगा? टोरंटो। ग्रीस का है एथेंस।
कौन सा? एथेंस नाइजीरिया का, लागोस और सीरिया का है डमकस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? मानव जाति का तो अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें है इथोपिया लुसाका, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिनलैंड के अंदर हेलसिंकी और राजधानी है फिनलैंड की। बोलीविया की बात करें तो दो राजधानियां बोलीविया की, एक है लोपोज, ठीक है, एक है सक्रे। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। ठीक है, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला है कि निम्नलिखित में से देशों का उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से उत्तर चुनिए। इसमें क्षेत्रफल के आधार पर बताना है अवरोही क्रम। सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें रूस, रूस आ जाता है सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। उसके बाद कनाडा आ जाता है, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद हम बात करें यूएसए की, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो इसमें देख लीजिए अवरोही क्रम हमें बताना है। अवरोही क्रम के अंदर कौन सा हो जाएगा? पहले आ जाएगा कनाडा, उसके बाद हम बात करेंगे चीन, कनाडा के बाद में चीन आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, अगला देखिए इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार है वह क्षेत्र कौन सा है? तो ब्राजील का पठार। कौन सा? ब्राजील का पठार। अगला है कि सेली बीज सागर जहां है कहां पे स्थित है? सेली बीज सागर, तो ये कहां पे है? आर्कटिक महासागर के अंदर है। कहां पे है? आर्कटिक महासागर के अंदर। तो इतने आज क्वेश्चन थे। बाकी हम जो है 50 से 55 क्वेश्चन कल लेकर आएंगे अगले पार्ट के अंदर। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, महिला एवं बाल अपराध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान की जो भी नवीनतम अपडेट जोड़ी गई है योजनाएं व संस्थाएं, ये भी इस जो है कोर्स के अंदर मिलेंगे। मात्र जो है कोर्स का प्राइस है इसमें अंदर 100 रुपये। ठीक है, प्राइस है इसका 100 रुपये। और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की है, RPSC RSUs की है, ये भी 100 रुपये की है। और ये भी जो है 50 रुपये की है। सूचना सहायक संगणक, ये सब करंट अफेयर्स की है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के डेली RSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सके और आपको पता चल सके कि RPC किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम से पूछती है और किस प्रकार हमें पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।